कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लप्ते भद्रा कर्ता कर्मजमात्मनम। अर्थात मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हरिओम। श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। अब आज के सत्र से हम लोग कुंडली कैसे देखी जाती है वो सीखना आरंभ करेंगे। यानी ऐसा मान के चलते हैं कि कंप्यूटर पे पूरी कुंडली बनी हुई है, अभी हमें केवल देखना है। तो वो देखने का जो विषय होता है उसे फलादेश कहते हैं। तो फलादेश का सत्र आज से हम आरंभ करते हैं। फलादेश किसी विशिष्ट घटना के लिए किया जाने वाला ज्योतिषीय गणित होता है। घटना के विषय में फलादेश देने के लिए प्रमुख दो बातें जानना आवश्यक होता है। पहला, घटना के लिए आवश्यक मुख्य भाव, और किसी को ग्रुप में जुड़ना है और लिंक के बारे में पूछ रहे हैं। मीरा जी जरा आप देखिए समूह में। दो बातें आवश्यक होती है फलादेश के लिए। एक तो होता है घटना के लिए आवश्यक मुख्य भाव, और दूसरा होता है घटना के लिए पूरक भाव। मुख्य भाव यानी क्या होता है कि जिससे किसी घटना का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। भाव विवरण के सत्र में अगर आपको याद हो तो हमने सीखा है कि 1 से 12 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, उसका पूरा विवरण हमने भाव के सत्र में लिया है। इस आज के सत्र के पश्चात आप सभी के लिए ग्रह पाठ होगा जो अनिवार्य होगा। वो ग्रह पाठ ऐसा है कि ग्रह का विवरण, राशि का विवरण तथा भाव का विवरण, ये तीनों विवरण फिर से एक बार ध्यान से पढ़ें और जितना संभव हो उतना उसे कंठस्थ करने का प्रयास करें। ये आपके सभी के लिए ग्रह पाठ होगा, क्योंकि फलादेश के लिए ये तीनों भी आवश्यक है। इसके बगैर फलादेश देना असंभव होगा। कुंडली तो बन जाएगी कंप्यूटर से, लेकिन फलादेश के लिए ग्रह विवरण, राशि विवरण तथा भाव विवरण ये पता होना चाहिए। ये 12 भाव से हमें क्या क्या देखना संभव होता है ये हमने भाव विवरण में देखा है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा देंगे। उदाहरण के लिए द्वितीय भाव जो है वो धन के लिए देखा जाता है। तृतीय भाव जो है वो लेखन कार्य के लिए या छोटे प्रवास के लिए देखा जाता है। घर, वाहन और शिक्षा के लिए चतुर्थ भाव होता है। पंचम भाव से संतति तथा कला गुण देखते हैं। रोग तथा नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं। विवाह के लिए 7वां भाव। ऐसे ही ये जीवन की सारी घटनाओं के लिए 1 से 12 भाव को देखा जाता है। तो यह जो भाव है वो मुख्य भाव कहे जाते हैं, और भविष्य कथन के लिए मुख्य भाव के साथ उसके और भी पूरक भाव होते हैं, उन्हें भी देखना होता है। जैसे कहावत होती है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी प्रकार ज्योतिष में भी किसी घटना का पता केवल एक भाव से नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए घटना के पूरक भावों पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक होता है, अन्यथा फलादेश पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मुख्य भाव और पूरक भाव, ऐसे दोनों भावों का विचार हमें
फलादेश के लिए करना बहुत जरूरी है। यह पता लगाना बहुत आसान है कि कौन सा भाव पूरक भाव है। इसके लिए हमें जीवन के उन अन्य पहलुओं को भी अध्ययन करना चाहिए जो उस घटना से प्रभावित होते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि अपेक्षित घटना घटित होने के बाद अन्य किस भाव पर प्रभाव छोड़ती है। यह अगर पता चल गया तो हमें पूरक भाव ढूंढना आसान होता है। उदाहरण के लिए, जब हम विवाह की अवधारणा के बारे में सोचते हैं तो यह समझना चाहिए कि सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है विवाह, जिसका अर्थ है जीवन साथी मिलता है। विवाह के माध्यम से हमें जीवन साथी तो मिलता है, हमें यौन सुख भी प्रदान करता है। इस यौन सुख से अपना एक विशेष अर्थ होता है। इसे कानूनी भी मान्यता है, समाज की भी मान्यता है। अर्थात सामाजिक रूप से स्वीकृति और नैतिक रूप से महत्वपूर्ण लाभ के रूप में विवाह का 7वां स्थान प्रमुख स्थान है। साथ ही विवाह के बाद जीवन में पारिवारिक मामला भी आ जाता है। जैसे परिवार में एक सदस्य बढ़ता है तो ये परिवार में एक सदस्य बढ़ता है तो पारिवारिक स्थान जो है वो द्वितीय स्थान, विवाह का पूरक स्थान बन जाता है। इसी प्रकार विवाह के माध्यम से एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे सुख दुखों में भागीदार होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे निरंतर प्रेम करता है, एक प्रेममयी आत्मीय साथी, यहाँ लाभ स्थान भी पूरक स्थान बन जाता है। इसलिए विवाह के लिए 7वां मुख्य भाव तथा साथ साथ दूसरा और 11वां भाव भी सहायक भाव माना जाता है। संतान के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। संतान पति पत्नी के यौन, शारीरिक और मानसिक प्रेम का प्रतीकात्मक रूप होता है। इसी प्रकार पंचम भाव को शाश्वत प्रेम का स्थान, आत्मा का स्थान माना जाता है। संतान आत्म तेज का लौकिक रूप माना जाता है, इसलिए पंचम भाव को संतान का स्थान भी माना जाता है। और संतानोत्पत्ति का अर्थ है परिवार की बुद्धि, इसलिए दूसरा भाव पूरक भाव बनता है। जो व्यक्ति आपको शुद्ध प्रेममय हृदय से प्यार करता है वह साथ ही साथ आपको एक लक्ष्य भी देता है। शुद्ध प्रेम की वर्षा करने का लक्ष्य, इसलिए लाभ स्थान को भी पूरक भाव माना जा सकता है। इसी कारण संतान पर विचार करते समय 5वें भाव के साथ दूसरे और लाभ भाव को भी विचार किया जाना चाहिए। नौकरी के संदर्भ में अगर विचार करते हैं तो उस समय पर मुख्य रूप से 6ठे भाव पर विचार किया जाता है, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो सेवा का स्थान है, यानी नौकरी में नियमित कार्य का स्थान। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही जिस स्थान पर हम काम करते हैं वही हम जिसके पास नौकरी करते हैं उनका यह व्यय स्थान भी है। इसके पीछे विचार यह है कि उनका व्यय स्थान वह हमारा वेतन का स्थान होता है। जो हम जिनके पास काम करते हैं, हमारे कुंडली से देखना है तो हमारा 7वां भाव उनका लग्न स्थान बन जाता है। तो वो 7वां स्थान अगर उनका लग्न स्थान है तो उनका व्यय स्थान कौन सा हो गया? 6ठा स्थान, जो हमारे नौकरी के लिए है। वो हमारे लिए वो धन का वेतन जो मिलता है वो हमारे लिए, वो हमारे जिनके पास नौकरी करते हैं उनका वो व्यय स्थान हो गया है। हमारी वो वित्तीय आय के कारण हम हर महीना धन मिलता है, इसलिए हमारा जो धन का स्थान है, दूसरा स्थान, यह पूरक घर बन जाता है, पूरक भाव बन जाता है। यदि नौकरी है तो आय का स्रोत है, आय आ रही है, पैसे आ रहे हैं तो समाज में सम्मान मिलता है। तो 10वां स्थान जो है वो एक पूरक स्थान बन जाता है। 10वां स्थान जो है वो नेम फेम प्रॉस्पेरिटी के लिए देखा जाता है। इसी प्रकार इच्छाओं की पूर्ति, मित्रता, आजीविका, यह भी लाभ हमारे लिए वो पूरक घर बन जाते हैं। इसी कारण नौकरी का विचार करते समय 6ठा भाव यह मुख्य भाव रहेगा और 10वां और लाभ स्थान और दूसरा स्थान यह उसके लिए पूरक स्थान माने जाएंगे।
अब देखते हैं कि फलादेश के इस मुख्य भाव को कैसे उपयोग में लाते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव के उपनक्षत्र स्वामी का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक भाव के उपनक्षत्र स्वामी से ही उस भाव के फल प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में किसी घटना घटित होगी या नहीं, इसका विचार करते हैं तो इसके लिए नियम बताया है। घटना से संबंधित मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी अगर घटना संबंधी मुख्य भाव तथा पूरक भावों में से किसी एक भाव का भी कार्य होता है तो घटना अवश्य घटित होगी। यह नियम मैं फिर से दोहराता हूँ, आवश्यक हो तो ये लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है सभी घटनाओं के लिए। घटना से संबंधित मुख्य भाव, घटना से संबंधित मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी अगर घटना संबंधित मुख्य भाव तथा पूरक भावों में से किसी एक भाव का भी कार्येश होता है तो घटना अवश्य घटित होगी। उदाहरण के लिए विवाह का एक प्रश्न लेते हैं तो ये नियम जो है वो अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। विवाह के लिए मुख्य भाव है सप्तम भाव, दूसरा भाव तथा लाभ स्थान यह पूरक भाव है। तो विवाह के लिए नियम क्या बनेगा? सप्तम भाव के उपनक्षत्र का स्वामी अगर 2 या 7 या 11 इनमें से किसी एक भाव का भी कार्येश होता है तो विवाह अवश्य होगा। वैसे ही संतति के लिए भी ऐसा ही नियम हम देख सकते हैं। संतति के लिए मुख्य भाव पंचम स्थान है, पूरक भाव द्वितीय तथा लाभ स्थान है। तो यह नियम यहाँ कैसे लगाएंगे? पंचम स्थान का उपनक्षत्र स्वामी अगर 2 या 5 या 11 में से किसी भी एक भाव का भी कार्येश होगा तो संतति अवश्य होगी। इन नियमों की अगर पूर्ति नहीं होती है तो वह अपेक्षित घटना घटित नहीं होगी। ऐसा ही फलादेश हम दे सकते हैं। यह स्पष्ट नियम है। मैं नियम फिर से एक बार दोहरा देता हूं तो बार बार दोहराने से वो ध्यान में रहेगा। घटना से संबंधित मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी अगर घटना संबंधी मुख्य भाव तथा पूरक भाव में से किसी एक भाव का भी कार्येश होता है तो घटना अवश्य घटित होगी। तो ये जो नियम है इसके लिए हमने 2 उदाहरण भी लिए। अब इन नियमों की अगर पूर्ति नहीं होती है तो वो घटना अवश्य घटित नहीं होगी, ऐसा हम फलादेश दे सकते हैं। अब इसके साथ अगर आपको याद हो तो भाव के विवरण देखते समय हमने विरोधी भाव की भी चर्चा उस सत्र में की थी। जो अशुभ फल का विचार हम उस भाव विवरण में किया था। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार आप पढ़ेंगे तो वो ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ फलादेश के लिए हमें ये अशुभ फल का विचार भी विरोधी भाव से कैसे होता है यह भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी संभावित घटनाओं को पढ़ लेने पर भी यह निश्चित नहीं है कि वे सभी घटित होंगी। यह उसके पीछे कर्मों पर निर्भर करता है, यानी उसकी कुंडली पर। साथ ही यदि वह संभावित घटना घटित भी हो जाए तो भी वह गारंटी नहीं है कि वह पूरी तरह से सुखद होगी। सामान्यतः किसी घटना से पूर्ण सुख मिलेगा या नहीं इसका आकलन कुंडली के 8वें भाव तथा व्यय भाव की स्थिति पर आधार होता है। हर कुंडली में 8वां तथा 12वां भाव यानी व्यय स्थान यह नेगेटिव स्थान माना जाता है। इसलिए ये 8 और 12 जो है
वो सभी प्रश्नों के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। जैसे उस घटना से जो भी संबंधित भाव है, प्रमुख या पूरक भाव, इनकी जो स्थिति है उस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी होता है। कुंडली के मूल भावों में आठवां और व्यय भाव वे भाव हैं जो व्यय और मानसिक पीड़ा को दर्शाते हैं, और घटना से संबंधित भाव का वह कार्य पूरा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात विचाराधीन कार्येश भाव का 12वां भाव भी उस घटना के प्रति नकारात्मक बल देता है। किसी भी भाव का व्यय स्थान का भाव अर्थात उस भाव का 12वां भाव हमेशा उस भाव के लिए नकारात्मक माना जाता है। अर्थात जिस भाव का फलादेश हम सोच रहे हैं उसके पहले वाला भाव, यानी विवाह के लिए 7वां भाव अगर हम देखते हैं तो छठा भाव जो है वो विवाह के लिए व्यय स्थान हो गया। नौकरी के लिए अगर हम छठा स्थान देखते हैं तो उसके लिए 5वां स्थान यह व्यय स्थान हो गया। कुंडली का 8वां और 12वां स्थान तो वो तो व्यय स्थान है ही, लेकिन जिस प्रश्न के लिए हम देख रहे हैं उसका भी पहले वाला भाव वो व्यय स्थान माना जाता है। यह नियम यहाँ पर शब्द से पता नहीं चला तो भी चलेगा, आगे अंक से पता चल जाएगा। यदि किसी भाव के उपनक्षत्र का स्वामी किसी घटना में विचाराधीन भावों का कार्येश होगा और उसी उपनक्षत्र का स्वामी घटना में विचाराधीन भावों के व्यय स्थान तथा 8 और 12 का भी कार्येश होता है, तो भले ही कोई अपेक्षित घटना घटित हो परंतु उस घटना से अपेक्षित सुख प्राप्त नहीं होगा। यह नियम मैं फिर से दोहराता हूँ, संभव हो तो लिख लीजिए, अन्यथा फिर रिकॉर्डिंग सुनकर लिख लेना। यदि किसी भाव के उपनक्षत्र का स्वामी किसी घटना में विचाराधीन भावों का कार्येश होगा और उसी उपनक्षत्र का स्वामी घटना में विचाराधीन भावों के व्यय स्थान तथा 8 और 12 का भी कार्येश होता है, तो भले ही कोई अपेक्षित घटना घटित हो परंतु उस घटना से अपेक्षित सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि हम कोई उदाहरण देना चाहे तो हम विवाह के बारे में उदाहरण दे सकते हैं। यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 भाव के कार्येश अच्छी तरह है तो विवाह तो हमने पहले नियम के अनुसार होगा यह बता देंगे। परंतु यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी छठे भाव यानी 7वें का व्यय स्थान, दशम भाव यानी लाभ स्थान का व्यय स्थान, 11वां का व्यय स्थान वो दशम भाव, और लग्न स्थान यानी पहला स्थान यह दूसरे भाव का व्यय स्थान, साथ में अष्टम मूल कुंडली में मनस्ताप जिसको बताते हैं वो अष्टम और द्वादश, इनका भी कार्येश होगा तो विवाह के बाद वैवाहिक सुख नहीं होगा। मैं ये नियम फिर से बताता हूँ। विवाह के बारे में हम उदाहरण लेते हैं तो यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 11वें भाव से यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 11वें भाव के दूसरे और 7वें भाव का कार्येश हो तो विवाह हमारे पहले नियम के अनुसार तो होगा, परंतु यदि 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 के साथ साथ छठा, 10वां और लग्न स्थान का, साथ में अष्टम और द्वादश यानी 12वें स्थान का भी कार्येश है तो विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के बाद जो सुख मिलना चाहिए वो सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि जातक के 7वें भाव के उपनक्षत्र का स्वामी दूसरे या 7वें या 11वें भाव का कार्येश हो तो विवाह होगा, लेकिन यदि वह उपनक्षत्र स्वामी पहले, छठे, 10वें, 8वें या 12वें भाव का भी कार्येश हो
तो अपेक्षित विवाहिक सुख प्राप्त नहीं होगा और वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए यह निगेटिव जो भी भाव है उनका भी विचार उतना ही महत्व का होता है। केवल यही पूछा जा सकता है कि बच्चों की खुशी के संबंध में माता पिता की क्या राय है। यानी पंचम स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 2, 5, 11 का कार्यश है तो संतति होगी, लेकिन साथ में ही वह 1, 4, 10, 8 और 12 का भी कार्यश है। तो इस स्थिति में बच्चे तो होंगे, परंतु बच्चों से अलगाव या बच्चों से अनबन, तालमेल ना बैठना, माता पिता के साथ वह दूर रहना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। नौकरी के संबंध में भी ऐसे ही हम देख सकते हैं। हर विषय के लिए ऐसा नियम हम लगा सकते हैं। अब हम अलग अलग घटनाओं के लिए प्रमुख भाव कौन से और उसके साथ पूरक भाव कौन से और साथ में विरोधी भाव कौन से, यह हम लिख लेंगे। पहले मैं घटना बताऊंगा, उसके साथ प्रमुख और पूरक भाव बताऊंगा और उसके बाद विरोधी भाव। आप एक टेबल जैसा बना सकते हैं या फिर आप सीधा लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह पूरक भाव, प्रमुख भाव, पूरक भाव और विरोधी भाव, यह अगर आपके पास है तो कुंडली देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली घटना देखते हैं तो नौकरी। जो भी जातक आते हैं ज्योतिषी के पास, तो उनके जो भी प्रश्न होते हैं, प्रमुख प्रश्न, उसके विषय में मैं ये आपको मुख्य भाव, पूरक भाव और विरोधी भाव ये सब बता देता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आता है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है नौकरी। नौकरी के विषय में अगर प्रश्न है तो उसके लिए प्रमुख भाव और पूरक भाव 6, 10, 2, 11। इसमें सबसे पहला जो भाव होता है वो प्रमुख भाव, उसके बाद जो होते हैं वो पूरक भाव। नौकरी के लिए 6, 10, 2, 11 ये प्रमुख और पूरक भाव। विरोधी भाव जो है नौकरी के लिए वो है 1, 5, 9, 12 और 8। मैं आपको बता दूं तो विरोधी भाव में 12 और 8 यह कॉमन रहेगा सभी में। अगर मैं नहीं भी बताता हूं तो भी 12 और 8 तो ये सभी भाव में, सभी प्रश्नों के लिए 12 और 8 ये नेगेटिव आएंगे ही। नौकरी के लिए फिर से दोहरा देता हूँ। छठा भाव प्रमुख, 10, 2, 11 यह पूरक भाव है। विरोधी भाव में 1, 5, 9, 12 और 8। इसके बाद ट्रांसफर यानी बदली। नौकरी में ट्रांसफर अगर का प्रश्न आता है तो वह देखने के लिए जो मुख्य भाव है वो 10, 3 और 12। 10, 3, 12 यह मुख्य और पूरक भाव। विरोधी भाव में 4 और 8। यहाँ पर विरोधी भाव में 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 यहाँ पर पूरक भाव है, तो वो यहाँ विरोधी भाव में 12 नहीं रहेगा। जहाँ पर भी मुख्य भाव और पूरक भाव में 8 और 12 है तो वो 8 और 12 विरोधी भाव में नहीं रहेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न होता है वो पदोन्नति, यानी नौकरी में जो हम काम कर रहे हैं उसमें पदोन्नति के लिए अगर प्रश्न आता है तो उसके लिए मुख्य भाव 10 और पूरक भाव है 6, 2, 11। इंक्रीमेंट 10, 6, 2, 11 और विरोधी भाव में है 9, 5, 8 और 12। 9, 5, 8 और 12। कोर्ट केस का अगर कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए मुख्य भाव है 6 और पूरक भाव है 10 और 11।
कोर्ट केस के लिए 6, 10, 11 और विरोधी भाव रहेंगे 5, 9, 8 और 12। अभी तक हमने नौकरी, बदली, पदोन्नति, कोर्ट केस इस विषय में देखा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रमुख भाव और पूरक भाव, उनमें से एक एक माइनस करते हैं तो हमें विरोधी भाव मिल जाते हैं, यानी उसके पहले वाला भाव। 8 और 12 तो ये कॉमन विरोधी भाव रहने ही वाले हैं। अगला जो प्रश्न आता है वो विवाह का, उसमें है दूसरा, 7वां और 11। इसमें 7वां भाव प्रमुख है तो उसको पहले लेना है, 7, 2, 11 और विरोधी भाव उसके रहेंगे 6, 1, 10, 12 और 8। विवाह के लिए मुख्य भाव 7, पूरक भाव 2 और 11, विरोधी भाव के लिए 6, 1, 10, 12 और 8। संतति के लिए गुरुजी यहाँ पर क्षमा कीजिएगा गुरुजी, यहाँ पर विवाह के लिए जो है वो विरोधी भाव में 6 और 1 प्रथम स्थान क्यों आ रहा है इसमें? विरोधी भाव के लिए 6 जो है वो मुख्य भाव 7 है, 7 का हाँ। व्यय स्थान 6 हो गया जी, ये समझा। उसके बाद 1 क्यों फिर? उसके बाद पूरक भाव 2 है, 7, 2, 11। हाँ। 2 का व्यय स्थान 1 हो गया। जी जी, ओके। और 11 का व्यय स्थान 10 हो गया। जी। 12 और 8 व्यय स्थान आपको ध्यान में आया क्या? जो पूरक स्थान है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो उसका व्यय स्थान हो गया। 7 में से 1 माइनस करते तो 6 वो विरोधी भाव हो गया। 2 में से 1 माइनस करते तो 1 बचेगा, वो विरोधी भाव हो गया। 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10, यह उसका विरोधी भाव हो गया। 12 और 8 तो ये कॉमन विरोधी भाव कॉमन। है। ओके ओके। संतति के लिए मुख्य भाव 5 और पूरक भाव 2 और 11। तो इसके लिए विरोधी भाव क्या होंगे, कौन बताएगा? 4, 1, 10, 12 और 8। बिल्कुल सही, एकदम बराबर। संतति के लिए मुख्य भाव 5, 2, 11। तो विरोधी भाव होंगे 4, 1, 10, 8 और 12। वैसे शिक्षा के लिए क्या देखा कि शिक्षा के लिए अगर कोई प्रश्न आता है तो उसके लिए मुख्य भाव है 4 और उसके पूरक भाव है 9 और 11। इसके विरोधी भाव क्या होंगे? 3, 8, 10, 3, 12, 8। 3, 8, 10 और 12। स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, ऐसा कोई प्रश्न आता है, छात्रवृत्ति। तो स्कॉलरशिप के लिए मुख्य भाव है 6, पूरक भाव है 9 और 11। तो इसके लिए विरोधी भाव क्या होंगे? 5, 5, 8, 8, 10 और 12। 5, 8, 10 और 12। स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, प्रवेश लेना, तो वो प्रवेश मिलेगा क्या, ऐसा प्रश्न आता है। तो उसके लिए प्रमुख भाव है 4 और उसके साथ में 9 और 11 देखा जाता है। मुख्य भाव चौथा और उसके सहायक 9 और 11। तो विरोधी भाव में आएगा 3, 8 और 12। अब 10 वाहन नहीं आएगा खरीदना। इसमें। 10 नहीं आएगा। 10 आएगा ना। हाँ, कैसा है कि इसमें 10 नहीं आएगा। उसका कारण ये ऐसा है कि 10वां जो भाव है वो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी के लिए देखा जाता है। भले वो 11वां का व्यय स्थान है, लेकिन किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में प्रवेश मिलने के बाद अपना नाम अच्छा होता है।
इसलिए 10वां स्थान यहाँ पर विरोधी भाव में नहीं आएगा। अभी आप लिख लीजिए, जैसे जैसे हम एक एक कुंडली का उदाहरण लेंगे तो उसमें वो आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी आप लिख लीजिए केवल, अगर वाहन खरीदी करना है तो उसके लिए चौथा भाव प्रमुख है और उसके सहायक जो है वो 11वां और 12वां भाव। चौथा भाव तो वाहन के लिए देखा ही जाता है, वाहन घर उसके लिए देखा जाता है। 11वां जो है वो लाभ स्थान है, वाहन खरीदी करते तो लाभ होने वाला है। और उसके लिए सहायक और है वो 12वां भाव है। 12वां भाव भले व्यय स्थान है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट दिखाता है, इसलिए यहाँ पर वो पूरक भाव बन जाता है। तो इसलिए वाहन खरीदने पर हमें लाभ होता है और इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर भी विरोधी भाव में 3 और 8 आएंगे, केवल 10वां भाव नहीं आएगा, क्योंकि वाहन मिलती है तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। वो 10वां भाव से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा देखी जाती है, इसलिए विरोधी भाव में दशम भाव नहीं आएगा। यहाँ पर केवल विरोधी भाव में 3 और 8 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, क्योंकि 12 जो है वो सहायक भाव है वाहन खरीदी के लिए। वैसे ही अगला प्रश्न होता है घर खरीदी। घर खरीदना है तो उसके लिए भी चौथा भाव मुख्य भाव बनता है और पूरक भाव जो है वो 11 और 12 यह पूरक भाव है। यहाँ पर भी घर के लिए मुख्य भाव चौथा है, 11 हमारी लाभ स्थान है और 12वां जो भाव है पूरक, वो इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। इसलिए चौथा, 11वां और 12 यह मुख्य और पूरक भाव माने गए। तो यहाँ पर भी विरोधी भाव जो है वो 3 और 8 यही रहेंगे। यहाँ पर 10 और 12 विरोधी भाव में नहीं आएंगे। अब अगला प्रश्न होता है कि घर बेचना है, वह प्रश्न आता है तो उसके लिए मुख्य भाव होता है 10, पूरक भाव है 5 और 6। मुख्य भाव 10, पूरक भाव 5 और 6 और विरोधी भाव में आएगा 4, 11, 8 और 12। 4, 11, 8 और 12 यह विरोधी भाव में आएगा। 11वां स्थान लाभ स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर विरोधी भाव में आएगा क्योंकि हमारा घर बिक रहा है, तो हमारा ये लाभ नहीं हो रहा है, ये हमारी त्रुटि है, इसलिए 11वां भाव यहाँ पर विरोधी भाव में जाएगा। अगला प्रश्न होता है कर्ज मिलेगा क्या, लोन सैंक्शन होगा क्या। उसके लिए जो भाव देखे जाते हैं वो मुख्य भाव है 6 और उसका पूरक है 11। लोन मिलेगा क्या, उसके लिए मुख्य भाव 6 और पूरक 11 है, तो विरोधी भाव जो है वो 5 और 12 आएगा। यहाँ पर 8वां भाव भी विरोधी भाव में नहीं जाएगा। विरोधी भाव में केवल 5 और 12 रहेगा। कर्ज मुक्त होना है, कर्ज को हमें वापस चुकाना है, तो उसके लिए मुख्य भाव 12 रहेगा और उसके लिए पूरक जो है वो 8वां भाव रहेगा। बाकी सभी जगह पर 12 और 8 यह विरोधी भाव है, लेकिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 12 और 8 ये मुख्य और पूरक भाव माने जाते हैं। और उसके लिए विरोधी भाव जो है वो 6 और 11 है। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो परदेश गमन। परदेश गमन के लिए मुख्य भाव है 12वां, क्योंकि इससे हम
दूर देशों की यात्रा भी देखते हैं 12वें भाव से। तीसरे भाव से छोटी यात्रा, 9वें भाव से बड़ी यात्रा और 12वें भाव से विदेश यात्रा ऐसी देखी जाती है। अगर आपको याद हो तो परदेश गमन के लिए मुख्य भाव होता है 12 और उसके पूरक भाव है 3 और 9, यह पूरक भाव हो गए। इसके लिए विरोधी भाव क्या है तो 2, 4, 11 यह विरोधी भाव है। यहाँ पर 2 क्यों तो 2 यह परिवार का या कुटुंब का स्थान है। अगर वो अधिक बलवान है तो आप परदेश नहीं जाएंगे, आप कुटुंब में ही, घर में ही रहेंगे। 11 जो है वो 12वां का व्यय स्थान है, इसलिए 2, 4, 12 यह विरोधी भाव होते हैं। कोई लेखक है, उसका पुस्तक प्रसिद्धि करनी है, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो लेखन के लिए तीसरा भाव मुख्य होता है और उसके पूरक भाव जो है वो 6, 10 और 9 ये पूरक भाव है। पुस्तक प्रसिद्धि के लिए तीसरा मुख्य भाव 6, 10 और 9 ये पूरक भाव हो गए और विरोधी भाव जो है वो 8 और 12 यह विरोधी भाव रहेंगे। उसके बाद ऐसा भी कोई प्रश्न पूछता है कि लॉटरी का टिकट लगेगा क्या, तो उसके लिए भी मुख्य भाव तीसरा होता है और पूरक भाव 6, 2, 11। लॉटरी के लिए मुख्य भाव 3, पूरक भाव 6, 2, 11 और इसके लिए विरोधी भाव जो है वो 1, 5, 9, 8 और 12 यह विरोधी भाव है। उसके बाद ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अपेक्षित पत्र या अपेक्षित ईमेल आएगा क्या, तो उसके लिए कुछ पूछ रहे हैं क्या? अपेक्षित पत्र या अपेक्षित ईमेल, उसके लिए मुख्य भाव 3 और पूरक भाव 11। मुख्य भाव 3 और पूरक 11 और उसके लिए विरोधी भाव जो है वो 8 और 12 यह विरोधी भाव है। प्रमुख रूप से यह जो भी अभी नियम लिखाए हैं उसी के आसपास के प्रश्न जो भी जातक आते हैं ज्योतिषी के पास वो पूछते रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके लिए हम उसकी भाव पूरक और मुख्य और पूरक भाव कौन से, विरोधी भाव कौन से, ये हम ढूंढ सकते हैं, वो बताया जाएगा। अलग अलग कुंडली हम यहाँ पर उदाहरण के लिए लेंगे, उसमें सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। अभी ये जो नियम लिखे हैं ये नियम देखना कैसे होता है, तो जैसे उदाहरण के लिए लिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने पहला लिया नौकरी। नौकरी में मुख्य भाव 6, 10, 2, 11 और विरोधी भाव में 1, 5, 9, 12, 8 ये लिया। ये कैसे देखना है, तो नौकरी के मुख्य भाव 6 है तो 6 का उप नक्षत्र स्वामी अगर 6, 10, 2, 11 इसमें से किसी एक भाव का भी कार्येश होता है तो नौकरी लगेगी। अगर इसमें से एक भाव का भी कार्येश नहीं होता है तो नौकरी नहीं लगेगी। मान लो इसमें से किसी एक भाव का कार्येश होता है तो नौकरी लगेगी, लेकिन साथ में विरोधी भाव जो है 1, 5, 9, 12, 8 इसका भी कार्येश है तो नौकरी में बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना रहती है। 8 यानी मनस्ताप होता ही है।
तो ऐसे हम ये नियम को देख सकते हैं। जैसे विवाह के लिए हमने देखा, संतति के लिए देखा, वैसे अगर हम शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए देखना है तो चौथा भाव मुख्य भाव है, 9 और 11 पूरक भाव है। तो चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी 4, 9, 11 का कार्यश है, तो शिक्षा अच्छी तरह से होगी। लेकिन साथ में वही नक्षत्र स्वामी 3, 5, 8, 12 का भी कार्यश है, तो शिक्षा में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। वैसे ही वाहन खरीदी के लिए चौथा जो भाव है उसका उपनक्षत्र स्वामी 4 या 11 या 12 का कार्यश है, तो वाहन खरीदी होगी। लेकिन साथ में वो 3 और 8 का भी कार्यश है, तो वाहन खरीदी में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या फिर वाहन खरीदी के बाद कई सारे मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ऐसे हर घटना के लिए हम देख सकते हैं। अब अगला मन में प्रश्न आता है कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी, या होगी तो उसमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। इस विषय में तो ये नियम हो गए, परंतु ये घटना कब घटित होगी, जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इसका ज्ञान तो हमें भावों के उपनक्षत्र स्वामी से प्राप्त होता है। लेकिन इन घटनाओं के घटित होने का समय, अगर उसे समझने के लिए, ये घटना का समय हमें समझने के लिए महादशा स्वामी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। कुंडली में महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की विदशा, यह हमें कुंडली में उपलब्ध होती है। इनसे हम समय, किसी घटना का कब घटित होगा वो समय निकालना आसान होता है। इसे ही हम काल निर्णय कहते हैं। तो समय निकालने का जो नियम है वो आप लिख लीजिए, मैं नियम बता देता हूं। यदि उपनक्षत्र स्वामी किसी विशेष घटना का संकेत देते हैं, यदि उपनक्षत्र स्वामी किसी विशेष घटना का संकेत देते हैं, तो उस घटना से संबंधित ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और विदशा आएगी, तभी वह घटना घटित होगी। यदि उपनक्षत्र स्वामी किसी विशेष घटना का संकेत देते हैं, तो उस घटना से संबंधित ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और विदशा आएगी, तभी वह घटना घटित होगी। यह नियम है। अभी हम इस नियम को उदाहरण के साथ देखेंगे तो समझना आसान होगा। यदि 7वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी विवाह का संकेत देते हैं, यानी 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 का कार्यश होता है, तो विवाह होगा। विवाह के समय संबंधी भविष्यवाणी करते समय विवाह से संबंधित द्वितीय, 7वें या 11वें भाव का कार्यश ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, विदशा यह आनी आवश्यक होती है। 2, 7, 11 भाव के कार्यश ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, विदशा आती है, उसी दशा में विवाह संभव होता है। यदि किसी जातक की महादशा 20वें वर्ष में विवाह के लिए पूरक दिखाती है, तो विवाह उसी वर्ष होगा। यदि वह 50वें वर्ष में दिखाती है, तो विवाह 50वें वर्ष में होगा। तो विवाह कब होगा, तो वो उसके कुंडली में महादशा, अंतरदशा और विदशा, ये तीनों भी पूरक ग्रहों की आती है, उस समय पे वह घटना घटित होती है। यह बात 5वें भाव के बारे में भी कही जा सकती है। जैसे
पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी संतान प्राप्ति का संकेत देता है। तो यदि कुंडली के दूसरे, पांचवें और 11वें भाव के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा आने पर ही संतति सुख प्राप्त होगा। समय निर्धारण के लिए मुख्य रूप से जातक की महादशा और अंतरदशा को ध्यान में रखा जाता है और किसी किसी जगह पर वो द्विदशा तक, यानी मुख्य बड़ी जो होती है वो महादशा, उससे उसके जो भाग करते हैं वो अंतरदशा, और हर अंतरदशा का भी भाग करते हैं वो द्विदशा। तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब समय निर्धारण की सामान्य विधि क्या होती है तो वो भी हम जान लेते हैं। किसी घटना के घटित होने का समय बताना यह ज्योतिषीय दृष्टि से समय का पूर्वानुमान कहलाता है, अर्थात उसी को काल निर्णय भी कहते हैं। किसी घटना के लिए हम जिन मुख्य और पूरक भावों पर विचार करते हैं, अंततः उन भावों के कार्येश ग्रहों की महादशा अंतरदशा में ही वो घटना घटित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहा जा सकता है कि महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी जो घटना के संबंध में मुख्य भाव तथा पूरक भाव के कार्येश ग्रह होते हैं, उसी दशा अंतरदशा में ही वह घटना घटेगी। यानी अभी जातक के कुंडली में जो महादशा अंतरदशा और विदशा चल रही है, वह महादशा का स्वामी, अंतरदशा का स्वामी और विदशा का स्वामी जिस जिस भाव का कारक है उस भाव के फल हमें अभी मिल सकते हैं। भविष्य में जो जो दशा बदलेगी, जो बदलने वाली दशा होगी, उसका जो स्वामी ग्रह होगा वह जिस भाव का कारक होगा भविष्य में उस भाव के फल मिलेंगे। उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाता है कि विवाह होगा तो यह कहा जाना चाहिए कि विवाह के लिए 2, 7, 11 भाव के कार्येश ग्रहों की महादशा और अंतरदशा में ही होगा। तो ये समय निर्धारण का हम थोड़ा सा उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 10 मिनट शेष है। अपने नोटबुक में एक खाली कुंडली बना लीजिए। कुंडली का आकृति जो होती है वो कुंडली की आकृति फटाफट, वो मेजरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, हाथ से ही जैसे तैसे बना लीजिए। एक उदाहरण लेते हैं और उसमें लग्न स्थान में वृषभ राशि है तो वहां पर 2 क्रमांक आएगा। लग्न स्थान वृषभ है तो लग्न स्थान में 2 क्रमांक, उसको 2 पकड़ के बाकी 12 भाव में वो नंबर लिख लीजिए। क्या क्या नंबर आएंगे? लग्न स्थान में 2 है तो दूसरे भाव में 3, तीसरे भाव में 4, चौथे भाव में 5, पांचवें भाव में 6, ऐसे वो फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया? जी हाँ। मैंने क्या लिखने के लिए कहा वो ध्यान में आ रहा है? जी। प्लेन कुंडली बनाइए और उसमें लग्न भाव में 2, वृषभ लग्न है इसलिए तो 2 लिखिए, बाकी 12 भाव में उसका सीरियल में सब नंबर आ जाएंगे। अब इसमें केवल 3 ग्रह लिखने हैं। लग्न में रवि लिखिए 15 अंश। रवि जो है वो वृषभ राशि में 15 अंश पर है तो वो लग्न भाव में आएगा। रवि 15 अंश लग्न भाव। चंद्र 10वें भाव में, दसवें भाव में 25 अंश पर। और गुरु जो है वो 5वें भाव में 9 अंश पर। तीन ग्रह लिखे सिर्फ।
रवि लग्न भाव में 15 अंश, गुरु 5वें भाव में 9 अंश और चंद्र 10वें भाव में 25 अंश पर है। 10वां भाव यानी मकर राशि। नहीं, वहां राशि मकर नहीं आएगी, धनु राशि आएगी ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि आएगी। 10वें भाव में कुंभ राशि आएगी। 10वें भाव में चंद्र है 25 अंश पर। लिख लिया इतना? 11 नंबर की राशि। हाँ, तो ये 10 नंबर पे मकर राशि रहेगी ना। 10वां भाव। मैं 10वीं राशि पे चंद्र लिखने के लिए नहीं कहा है। हाँ 10, सॉरी 10वें भाव, सॉरी। 10वें भाव में चंद्र लिखना है और 10वें भाव में कुंभ राशि है, 11वीं राशि। ओके। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इस कुंडली का। 10 मिनट शेष है। चंद्रमा कुंभ राशि में और गुरु जो है वो कन्या राशि में है और रवि जो है वो वृषभ राशि में है। अब देखते हैं कि उपरोक्त नियम, जो भी हमने नियम अभी देखे हैं, उसके अनुसार कौन कौन से भाव प्रभावित होते हैं। पूरी कुंडली नहीं लिया है, उदाहरण के लिए चंद्रमा 10वें भाव में है तो चंद्रमा की राशि कौन सी है? फटाफट बताइए। कर्क। 11 कुंभ। हाँ, चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है? कर्क। कर्क। हाँ, कर्क कर्क कर्क। कर्क राशि जो है वो किस भाव में है? कर्क राशि गुरुजी आएगी तृतीय। पांचवें तीसरे भाव में है। पहले भाव में वृषभ है, दूसरे में मिथुन है और तीसरे भाव में कर्क राशि है। तो चंद्र के अगर कार्येश भाव निकालने तो चंद्र स्वयं 10वें भाव में है। तो चंद्र आप नीचे लिखिए, चंद्र के आगे 10 और उसके आगे आएगा 3, क्योंकि चंद्र की स्वराशि तीसरे भाव में है। चंद्र स्वयं 10वें भाव में और चंद्र की राशि तीसरे भाव में, यानी चंद्र किस भाव का कार्येश हुआ? 10 और 3 का कार्येश हुआ। स्पष्ट हो रहा है सबको? एक बार फिर से बताइए ना गुरुजी ये। आपने कुंडली बनाई क्या? हाँ रितेश भाई, हाँ बना ली गुरुजी। जिसमें लग्न स्थान में 2, द्वितीय स्थान में 3, तृतीय स्थान में 4, चौथे स्थान में 5, ये सारे क्रमांक लिख दिए 1 से 12 तक के। जी लिख लिए। हाँ, अभी आपने चंद्र कहाँ लिखा है? चंद्र 10वें भाव में लिखा है। चंद्र भाव में कौन सी राशि है? वो 10वें भाव में राशि कौन सी है? कुंभ राशि है, 11 नंबर। कुंभ, 11 नंबर। अभी आप ये कुंडली के नीचे चंद्र लिखिए और चंद्र 10वें भाव में है, इसलिए चंद्र के आगे 10 लिखिए। ओके। और चंद्र की स्वराशि कौन सी है? कर्क। कर्क कौन से भाव में है? तृतीय भाव में। 3 में, इसलिए चंद्र के आगे 10 और 3 आएगा। स्पष्ट हो रहा है? जी। हाँ। अब चंद्रमा 10वें भाव में है और तीसरे भाव का भी कार्येश है। चंद्रमा कुंभ राशि में 25 अंश पर है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आप अवकड़ा चक्र देखते हैं तो ये कुंभ राशि में 25 अंश जो है वो पूर्वा भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है। वो बाद में आप अवकड़ा चक्र एक बार देखकर उसकी निश्चिति कर लेना। कुंभ राशि 25 अंश पर है तो वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है जिसका स्वामी गुरु है। तो अभी आपने चंद्र लिखा है, चंद्र के सामने आपने 10 और 3 लिखा है, उसके आगे आपको लिखना है गुरु, क्योंकि
चंद्र जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। ठीक है। अब गुरु कहाँ पर है? गुरु कितने भाव में है? गुरु अभी पांचवें भाव में है। पांचवें भाव में। पांचवें भाव में। तो गुरु के आगे 5 लिखिए। अब गुरु की स्वराशि कौन सी है? 9 12 धनु और मीन। तो धनु राशि कौन से भाव में है? 8 और 11 8 और 11। तो गुरु के आगे आएगा 5, 8 और 11। ध्यान में आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ, यानी हमने चंद्र के कार्येश भाव लिखे 10 और 3। चंद्र गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए गुरु के भी कार्येश भाव लिखे। गुरु के कार्येश भाव, गुरु स्वयं 5वें स्थान में है इसलिए 5, और गुरु की राशि धनु और मीन 8 और 11 में है, इसलिए गुरु के आगे हमने 5, 8 और 11 लिखा। अभी हमें चंद्र की दृष्टि देखनी है। चंद्र की 7वीं दृष्टि स्वयं चौथे भाव में। दशम स्थान में है, तो उसकी दृष्टि कौन सी आएगी? चौथे भाव में। चौथे भाव में। तो हम चंद्र के आगे जैसे 10 और 3 लिखा, उसके आगे गुरु लिखा। गुरु में 5, 8 और 11 लिखा है। उसके आगे दृष्टि के आगे हमें लिखना है 4। यानी हम चंद्र के कारक भाव देखते हैं तो कारक भाव हमको मिलेंगे 10, 3, 5, 8, 11 और 4। यानी जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, विदशा आएगी तब चंद्र हमें कौन से फल देगा? 10, 3, 5, 8, 11 और 4 इसके फल देगा। ध्यान में आ रहा है क्या? जी गुरु जी। हाँ। अभी हम चंद्रमा के बल के अनुसार अगर उसके भाव लिखने हैं तो वो बल के अनुसार कौन से भाव आएंगे? तो चंद्रमा जिसके नक्षत्र में है वो स्वामी जो होगा, उस नक्षत्र का स्वामी, वो जो भाव को कार्यश बनता है वो सबसे अधिक बलवान होते हैं। तो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु 5, 8 और 11 के लिए कार्यश है, तो ये चंद्रमा 5, 8 और 11 का बलवान कार्यश बनेगा। साथ में 10वें, तीसरे और चौथे का भी वो कार्यश होगा, लेकिन सबसे अधिक 5, उसके बाद 8वां, उसके बाद 11वां, उसके बाद 10वां, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा भाव। यह बल अनुसार वो कार्यश बनता है। अब यह कार्यश है तो हम इसके ऊपर से संतान के संदर्भ में अगर हम देखते हैं इसी कुंडली को, तो चंद्र पंचम तथा लाभ का कार्यश है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि 10वें और चौथे भाव का प्रभावी भी उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ देखा जाता है, लेकिन वो सबसे अधिक कहाँ पर कार्यश होता है? तो वो 5वें भाव के लिए सबसे अधिक बलवान है। तो संतति तो होगी, लेकिन साथ में 8वें भाव का भी वो कार्यश है, 11वें भाव का भी है। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि चंद्रमा नौकरी के संदर्भ में क्या परिणाम देगा, तो 5वां और 8वां भाव 10वें भाव से अधिक कार्यश है। 5 और 8 अधिक बलवान है, जिसका अर्थ यह होगा कि पदोन्नति के बजाय नौकरी छोड़ने की बारी आ जाए या नौकरी बदलने की संभावना अधिक हो सकती है। जब चंद्रमा का बारे में हम व्यापार की बात का प्रश्न देखते हैं तो व्यापार की उसमें ऊर्जित अवस्था नहीं दिखाई देगी, लेकिन व्यापार में घाटा अधिक दिखाई दिया जाएगा, भारी नुकसान होगा, क्योंकि 5 और 8 कार्यश है। जो 6 और 6 का 5वां जो है वो 6 का व्यय स्थान होता है।
हम केवल इसी कुंडली से अगर देखना चाहे तो उस समय पे चंद्र की अगर महादशा अंतर्दशा है तो क्या फल देंगे। उदाहरण के लिए हम इसी कुंडली को और अगर देखते हैं गुरु के विषय में, तो गुरु किस घर का कार्यश बनेगा, तो गुरु स्वयं कहाँ पर है, तो गुरु 5वें स्थान में है, 8 और 11 उसकी स्वराशि है। अब गुरु जो है उसको अगर हम देखते हैं तो ये 5वें घर में है, 8 और 11वां का वो कार्यश है, तो 5, 8, 11 का तो वो काम करेगा। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई ग्रह मुख्य रूप से किस घर का संकेत देता है, तो वह ग्रह जिस नक्षत्र में वो यानी उस नक्षत्र पर निर्भर करता है जिसमें वह स्थित होता है। तो गुरु जो है 9 अंश पर है, तो ये 9 अंश पर देखते हैं तो उत्तरा नक्षत्र आता है जो रवि का नक्षत्र है। ये आप अवखड़ा चक्र में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी समय अपना हो गया है। तो रवि जो है गुरु जो है वो रवि के नक्षत्र में है, और रवि जो है स्वयं वो लग्न स्थान में है। और रवि की राशि कौन सी है, सिंह राशि। सिंह राशि 4थे भाव में है। तो गुरु कहाँ कहाँ कार्यश होगा, तो 5, 8, 11, 1 और 4था भाव 1 और 4 यहाँ पर कार्यश होगा। लेकिन अगर बल के हिसाब से देखते हैं तो गुरु जो है वो पहले 1 और 4 का कार्यश बनता है, अधिक बलवान, फिर वो 5 और 8 और 11 का कार्यश बनेगा। अगर इस स्थिति में हम देखते हैं कि संतति के विषय में अगर देखा जाए इसी उदाहरण को लेकर, तो इसका यह होगा स्थिति कि यह 1 और 4 का बलवान कार्यश है। तो इस स्थिति में संतान से वियोग या संतान से मतभेद इसकी संभावना होती है, या फिर गर्भपात जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केवल रवि के 5वें भाव और लाभेश में होने से संतान प्राप्ति की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। लेकिन रवि जिसके नक्षत्र में है वह देखना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए यह प्रणाली के ग्रह प्रणाली के बजाय प्रत्येक ग्रह अपनी किसके नक्षत्र में है यह देखना बहुत जरूरी होता है। वो नक्षत्र स्वामी जहाँ कार्यश होगा वह सबसे अधिक बलवान भाव माने जाएंगे उस ग्रह के लिए। अगर ये आज का सत्र ध्यान में नहीं आया हो तो अगले सत्र में इसको हम फिर से एक बार दोहरा लेंगे, क्योंकि ये भविष्य कथन के लिए आरंभ हो गया है, तो ये ठीक से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए मैंने जैसे ग्रह पाठ बताया है, वो ग्रह पाठ ग्रह राशि और भाव का विवरण हमें कंठस्थ होना चाहिए। नक्षत्र स्वामी के नाम कंठस्थ नहीं होंगे चलेगा, लेकिन उसके स्वामी कंठस्थ होने चाहिए, उसका क्रम कंठस्थ होना चाहिए। तो इतना ग्रह पाठ आप कर लीजिए। अगले सत्र में फिर से हम अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोहरा देंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध होगी, लेकिन वो रविवार के बाद होगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन मैं शहर में नहीं हूँ, बाहर जा रहा हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग रविवार के बाद सोमवार को शायद मिलने की संभावना है। लेकिन जो भी नोट्स निकाले उसको आप फेयर कर लीजिए और गृह पाठ पूरा कर लीजिए। और जिसे भी इस विषय का कुछ ध्यान में ना आया हो तो कृपया सहपाठी समूह पर बता दीजिए, जिससे अगले सत्र में क्या विषय कितना लेना उसके लिए मुझे तैयारी करना आसान होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से थोड़ी और सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा। शांति मंत्र लेते हैं हम। 3 मिनट और अधिक हो गया अपना। कौन देगा शांति मंत्र? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्यवाद। हरिओम। सभी को हरिओम। हरिओम।